अपनी तैयारी को दो स्मार्ट डायरेक्शन। एग्जाम स्टैम्पर स्मार्ट प्रेप एकेडमी में आपका स्वागत है। वेलकम टू एग्जाम स्टैम्पर स्मार्ट प्रेप एकेडमी। क्या आप जानते हैं कि संसद में कंगारू कटौती क्या होती है, या फिर चुनाव सुधारों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई? अगर आप भी आरपीएससी या पीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टैम्पर पर। मैं हूं आपके एजुकेटर और आज मेरे साथ हैं राहुल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी पॉलिटी सीरीज के पार्ट 5 में प्रश्न 201 से 250 तक के बहुत ही एडवांस लेवल के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। मैम, आज तो संसदीय समितियों और न्यायपालिका के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना? बिल्कुल राहुल, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न 201, भारतीय संसद की विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में वर्ष 2004 में क्या प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन किया गया था? ऑप्शन ए, समितियों की संख्या 17 से घटाकर 10 कर दी गई। ऑप्शन बी, कुल समितियों की संख्या 17 से बढ़ाकर 24 कर दी गई और प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या 45 से घटाकर 31 कर दी गई। ऑप्शन सी, राज्यसभा की सदस्यों को इन समितियों से पूरी तरह हटा दिया गया। ऑप्शन डी, इन समितियों का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से विपक्ष के नेता को बनाया जाने लगा। मैम, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए। बहुत बढ़िया राहुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या: 1993 में प्रारंभ में 17 विभागीय समितियां थीं जिनमें 45 सदस्य होते थे। 2004 में समितियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई और प्रत्येक समिति की सदस्य संख्या घटाकर 31 कर दी गई, जिसमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। प्रश्न 202, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक होती है? ऑप्शन ए, लोकलेखा समिति। ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। ऑप्शन सी, नियम समिति। ऑप्शन डी, विशेषाधिकार समिति। मैम, इसका आंसर है ऑप्शन सी, नियम समिति। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या: नियम समिति एकमात्र ऐसी समिति है जहां राज्यसभा नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा नियम समिति के 15 सदस्यों की तुलना में अधिक हैं। प्रश्न 203, संसदीय प्रस्तावों के संदर्भ में कंगारू कटौती का सटीक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, समय की कमी के कारण बिना चर्चा के सीधे मतदान करवाना। ऑप्शन बी, किसी विधेयक के केवल महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा व मतदान कराना और शेष खंडों को स्वतः पारित मान लेना। ऑप्शन सी, अनुदान मांग को घटाकर 1 रुपया कर देना। ऑप्शन डी, किसी चर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। मैम, इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। शाबाश, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या: कंगारू कटौती में विधेयक के केवल सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर चर्चा और मतदान होता है और बीच के कम महत्वपूर्ण हिस्सों को छोड़कर उन्हें कंगारू की तरह छलांग लगाकर पारित मान लिया जाता है। प्रश्न 204, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका गठन 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया। दूसरा, ये संसद की सबसे बड़ी स्थायी समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। तीसरा, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का समान प्रतिनिधित्व होता है। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है मैम, क्योंकि इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। करेक्ट, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या: कथन 3 गलत है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। प्रश्न 205, संसद में अल्पकालिक चर्चा के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए, इसे आधे घंटे की चर्चा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, इसकी अवधि अधिकतम 2 घंटे निर्धारित होती है, इसलिए इसे 2 आवर डिस्कशन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी, इसमें चर्चा के अंत में मतदान अनिवार्य रूप से करवाया जाता है। ऑप्शन डी, ये प्रक्रिया 1962 में शून्यकाल के साथ शुरू हुई थी। मैम, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। बिल्कुल राहुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या: अल्पकालिक चर्चा की अधिकतम अवधि 2 घंटे होती है। इसमें लोक महत्व के गंभीर विषय पर चर्चा होती है, लेकिन इसमें कोई मतदान नहीं होता है। प्रश्न 206, सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना 1964 में किस समिति की सलाह पर की गई थी? ऑप्शन ए, के संथानम समिति। ऑप्शन बी, कृष्ण मेनन समिति। ऑप्शन सी, दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन डी, तारकुंडे समिति।
मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य कैग की रिपोर्टों और सरकारी कंपनियों के कामकाज की समीक्षा करना है। प्रश्न 207, विशेषाधिकार प्रस्ताव संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए, जब राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। ऑप्शन बी, जब किसी मंत्री द्वारा सदन को भ्रमित करने हेतु तथ्य छिपाए जाते हैं या गलत जानकारी दी जाती है। ऑप्शन सी, जब बजट पर चर्चा का समय समाप्त हो जाता है। ऑप्शन डी, जब कोई नया विधेयक बिना पूर्व सूचना के पेश किया जाता है। मैम इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा मैम। वेरी गुड राहुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, जब किसी मंत्री ने गलत तथ्य देकर या सच्चाई छिपाकर सदन या सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया हो, तब उसकी निंदा करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। प्रश्न 208, संसदीय प्रश्नों के प्रकारों का सही मिलान करें। सूची 1, पी तारांकित प्रश्न, क्यू अतारांकित प्रश्न, आर अल्प सूचना प्रश्न। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए P1 Q2 R3, ऑप्शन बी P3 Q1 R2, ऑप्शन सी P2 Q3 R1, ऑप्शन डी P3 Q2 R1। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। परफेक्ट, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक होता है और इसका रंग हरा होता है। अतारांकित का उत्तर लिखित और रंग सफेद होता है। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम के नोटिस पर हल्के गुलाबी रंग में पूछे जाते हैं। प्रश्न 210, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, ये एक तदर्थ समिति है। ऑप्शन बी, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी, ये समिति केवल एसटी वर्ग के कल्याण की जांच करती है। इसका जवाब ऑप्शन बी है मैम। राइट आंसर, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, ये एक स्थायी समिति है जिसमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसका मुख्य कार्य आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना है और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता। प्रश्न 210, लोकसभा नियम 308 के तहत गठित लोक लेखा समिति का मित्र एवं पथ प्रदर्शक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को। ऑप्शन सी, वित्त मंत्री को। ऑप्शन डी, संसदीय कार्य मंत्री को। मैम इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल सही राहुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, कैग की रिपोर्टों की जांच लोक लेखा समिति करती है, इसलिए कैग को इस समिति का मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक कहा जाता है। प्रश्न 211, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोलेजियम प्रणाली की स्थापना मुख्य रूप से किस न्यायिक निर्णय के माध्यम से हुई? ऑप्शन ए, प्रथम न्यायाधीशवाद 1981, ऑप्शन बी, द्वितीय न्यायाधीशवाद 1993, ऑप्शन सी, तृतीय न्यायाधीशवाद 1998, ऑप्शन डी, चतुर्थ न्यायाधीशवाद 2015। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा मैम। सही पकड़ा, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, कॉलेजियम प्रणाली का उदय 1993 के द्वितीय न्यायाधीशवाद से हुआ, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह कार्यपालिका पर बाध्यकारी होगी। प्रश्न 213, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC को सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया? ऑप्शन ए, SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1981, ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2015, ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ऑप्शन डी, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। बिल्कुल सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, 2015 के चतुर्थ न्यायाधीशवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 99 संविधान संशोधन को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के विरुद्ध मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया था। प्रश्न 214, न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत न्यायाधीश पर लगे कदाचार के आरोपों की जांच हेतु गठित 3 सदस्यीय समिति में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्तमान न्यायाधीश, ऑप्शन बी, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी, एक प्रख्यात विधिवेत्ता, ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। मैम इसका उत्तर ऑप्शन डी है मैम। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन डी है। व्याख्या, 3 सदस्यीय जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक प्रख्यात विधिवेत्ता शामिल होते हैं। इसमें महान्यायवादी शामिल नहीं होता है।
प्रश्न 215 संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज की नियुक्ति कब और किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए जब कोरम पूरा न हो, मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। ऑप्शन बी जब काम का बोझ बढ़ जाए, राष्ट्रपति द्वारा सीधे। ऑप्शन सी जब संविधान पीठ का गठन करना हो, विधि मंत्री द्वारा। ऑप्शन डी जब कोई जज छुट्टी पर हो, संसद द्वारा। मैम इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा। बिल्कुल सही, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या अनुच्छेद 127 के तहत गणपूर्ति के लिए भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से किसी योग्य न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। प्रश्न 216 भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ 1993 में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, जो बहुमत न मिलने के कारण गिर गया था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति पी.डी. दिनकरन। ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी। ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। ऑप्शन डी न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला। इसका उत्तर ऑप्शन बी है मैम। राइट, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया था, परंतु लोकसभा में ये अपेक्षित विशेष बहुमत प्राप्त नहीं कर सका और गिर गया। प्रश्न 217 उच्च न्यायालयों द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील का आधार बनता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 129। ऑप्शन बी अनुच्छेद 131। ऑप्शन सी अनुच्छेद 134 ए। ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। इसका जवाब ऑप्शन सी है मैम। शाबाश राहुल, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या अनुच्छेद 134 ए के तहत उच्च न्यायालय ये प्रमाणित करता है कि किसी मामले में कानून की व्याख्या का महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। प्रश्न 218 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? ऑप्शन ए राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन बी भारत की संचित निधि से। ऑप्शन सी भारत की आकस्मिकता निधि से। ऑप्शन डी लोक लेखा निधि से। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी है। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। प्रश्न 219 कथन ए भारत के उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत की शक्ति प्राप्त है। कारण आर इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय सैन्य न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील की अनुमति दे सकता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। मैम कोर्ट मार्शल पर अपील नहीं होती, तो आंसर ऑप्शन सी होगा। करेक्ट, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या कथन ए सही है, कारण आर गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 1 से 36 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सैन्य बलों से संबंधित न्यायाधिकरण यानी कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति नहीं दे सकता। प्रश्न 220 एकीकृत न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत में अमेरिका की तरह केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुच्छेद 141 के तहत सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तीसरा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 1 और 3। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। मैम इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। बहुत अच्छे, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या कथन 3 गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सलाह पर किया जाता है, न कि राज्यपाल द्वारा। प्रश्न 221 भारत के निर्वाचन आयोग को किस वर्ष पहली बार एक सदस्यीय निकाय से बहुसदस्यीय निकाय में परिवर्तित किया गया था? ऑप्शन ए 1950। ऑप्शन बी 1989। ऑप्शन सी 1993। ऑप्शन डी 2023। मैम इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। राइट, उत्तर ऑप्शन बी है।
व्याख्या निर्वाचन आयोग मूलतः एक सदस्यीय था। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर इसे बहुसदस्यीय बनाया गया था। प्रश्न 222 मार्च 2023 में अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति सुझाई थी उसमें कौन शामिल था? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। मैम, इसका उत्तर ऑप्शन ए है। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि नियुक्ति की समिति में पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई होंगे। हालांकि बाद में संसद ने नया कानून बनाकर सीजेआई की जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर दिया। प्रश्न 223 संविधान के अनुच्छेद 325 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग की संरचना तय करना। ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष निर्धारित करना। ऑप्शन सी ये सुनिश्चित करना कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी चुनाव संबंधी विवादों को न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर रखना। इसका आंसर है ऑप्शन सी मैम। शाबाश, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या अनुच्छेद 325 स्पष्ट करता है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के मामले में धर्म, जाति, मूलवंश या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रश्न 224 दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण। ऑप्शन सी चुनाव सुधार विशेषकर ईवीएम और वोटर आईडी का उपयोग। ऑप्शन डी पंचायती राज का विकेंद्रीकरण। मैम, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। राइट, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या 1990 की दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों के लिए बनाई गई थी। इसी समिति ने ईवीएम और फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के उपयोग की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। प्रश्न 225 भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में इंद्रजीत गुप्ता समिति की सबसे प्रमुख सिफारिश क्या थी? ऑप्शन ए मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष करना। ऑप्शन बी चुनावों में धन बल रोकने के लिए चुनाव खर्चों का राज्य द्वारा वित्त पोषण। ऑप्शन सी वीवीपैट मशीनों का उपयोग अनिवार्य करना। ऑप्शन डी दल बदल कानून को चुनाव आयोग के अधीन लाना। मैम, इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। बहुत सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या 1998 में गठित इंद्रजीत गुप्ता समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में धन बल की भूमिका को नियंत्रित करना था, जिसके लिए उसने स्टेट फंडिंग की सिफारिश की थी। प्रश्न 226 टीएन शेषन, जिन्हें भारत में चुनाव सुधारों का जनक माना जाता है, उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद 1997 में किस पद का चुनाव लड़ा था? ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी राज्यसभा के सदस्य। मैम, इसका आंसर ऑप्शन बी है। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या टीएन शेषन ने चुनाव आचार संहिता को कड़ाई से लागू करवाया। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने केआर नारायणन के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। प्रश्न 227 वीवीपैट प्रणाली के तहत मशीन से निकलने वाली पर्ची मतदाता को कितने समय के लिए दिखाई देती है? ऑप्शन ए 3 सेकंड। ऑप्शन बी 5 सेकंड। ऑप्शन सी 7 सेकंड। ऑप्शन डी 10 सेकंड। इसका उत्तर ऑप्शन सी है मैम। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या वीवीपैट मशीन में वोट डालने के बाद एक भौतिक पर्ची निकलती है जो पारदर्शी स्क्रीन के पीछे ठीक 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है। प्रश्न 228 2023 के नए अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्तों का वेतन किसके समान निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव। ऑप्शन डी राज्यों के राज्यपाल। इसका जवाब ऑप्शन बी है मैम। सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या अनुच्छेद 10 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। प्रश्न 229 कथने भारत में मतदान करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। कारणार सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये एक वैधानिक अधिकार है जो अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा विनियमित होता है।
ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। मैम, इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा। शाबाश, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या, कथन और कारण दोनों सत्य है। मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ये एक कानूनी अधिकार है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नागरिकों को मिलता है। प्रश्न 230, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त पूरी करनी होती है? ऑप्शन ए, लोकसभा चुनाव में कुल सीटों का 2% यानी 11 सीटें जीतना और ये सीटें कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से हों। ऑप्शन बी, देश की सभी राज्यों की विधानसभाओं में न्यूनतम 1 सीट जीतना। ऑप्शन सी, चुनाव आयोग में 10 लाख पंजीकृत सदस्यों की सूची सौंपना। ऑप्शन डी, लगातार 3 लोकसभा चुनावों में भाग लेना। इसका आंसर ऑप्शन ए है मैम। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन ए है। व्याख्या, राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए प्रमुख शर्त ये है कि पार्टी ने लोकसभा में 2% सीटें जीती हों और ये सीटें कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से प्राप्त हुई हों। प्रश्न 231, स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन थे? ऑप्शन ए, एडवर्ड ड्रमंड। ऑप्शन बी, वी नरहरि राव। ऑप्शन सी, ए के चंदा। ऑप्शन डी, के संजय मूर्ति। इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। राइट, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, स्वतंत्र भारत के पहले कैग वी नरहरि राव थे जिनका कार्यकाल 1948 से 1954 तक रहा। एडवर्ड ड्रमंड ब्रिटिश भारत के पहले महालेखा परीक्षक थे। प्रश्न 232, संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत केंद्र और राज्यों के लेखे किस प्रारूप में रखे जाएंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए, संसद द्वारा कानून बनाकर। ऑप्शन बी, वित्त आयोग की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन सी, कैग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा। मैम, इसका आंसर ऑप्शन सी है। वेरी गुड, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, अनुच्छेद 150 के अनुसार राष्ट्रपति कैग की सलाह पर ये निर्धारित करते हैं कि संघ और राज्यों के खाते किस प्रारूप में रखे जाएंगे। प्रश्न 233, कैग अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में किए गए एक महत्वपूर्ण संशोधन का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, कैग का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन बी, कैग को केंद्र सरकार के लेखांकन के दायित्व से मुक्त कर केवल लेखा परीक्षा तक सीमित कर दिया गया। ऑप्शन सी, कैग को राज्यों के खातों की जांच करने से रोक दिया गया। ऑप्शन डी, कैग को निजी कंपनियों का ऑडिट करने का पूर्ण अधिकार मिल गया। मैम, इसका उत्तर ऑप्शन बी है। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, 1976 के संशोधन के बाद कैग को केंद्र सरकार के खाते तैयार करने के कार्य से मुक्त कर दिया गया। अब केंद्र के लिए वो केवल ऑडिटिंग का कार्य करता है। प्रश्न 234, भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है जिससे धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 265। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 266 क्लॉज 1। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 267। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280। इसका आंसर ऑप्शन बी है मैम। करेक्ट, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, अनुच्छेद 266 क्लॉज 1 के तहत भारत की संचित निधि का गठन होता है जिसमें सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां जमा होती हैं। विनियोग विधेयक के बिना इसमें से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। प्रश्न 235, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग की संरचना क्या है? ऑप्शन ए, 1 अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। ऑप्शन बी, 1 अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। ऑप्शन सी, 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री और 4 अन्य सदस्य। मैम, इसका आंसर ऑप्शन सी है। शाबाश, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न 236, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के अंतर्गत संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को राज्यों को विवेकाधीन अनुदान देने का अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 265। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 275। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 282। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 ए। मैम, इसका आंसर ऑप्शन सी है। राइट, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, अनुच्छेद 282 केंद्र और राज्य दोनों को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की शक्ति देता है। चूंकि केंद्र इसके लिए बाध्य नहीं है, इसलिए इसे विवेकाधीन अनुदान कहा जाता है। प्रश्न 237, भारत की आकस्मिकता निधि किसके नियंत्रण में होती है? ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी, वित्त मंत्री। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, कैग। मैम, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल सही, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या,
अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए स्थापित आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और उनकी ओर से वित्त सचिव इसका संचालन करता है। प्रश्न 238। 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 269A किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीएसटी परिषद के गठन से, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान जीएसटी की वसूली और विभाजन से, ऑप्शन सी कृषि आय पर कर से, ऑप्शन डी राज्य सूची के विषयों पर कर लगाने से। मैम इसका आंसर ऑप्शन बी है। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या: अनुच्छेद 269A प्रावधान करता है कि अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और फिर उसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा। प्रश्न 239। कैग के पद से हटाने की प्रक्रिया किसकी समान है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त के, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। मैम इसका उत्तर ऑप्शन डी है क्योंकि दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाते हैं। राइट, उत्तर ऑप्शन डी है। व्याख्या: कैग को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भी इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। प्रश्न 240। कर्मचारियों की भविष्य निधि और लघु बचतें सरकार के किस खाते में जमा की जाती हैं जिससे धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि, ऑप्शन बी भारत की लोक लेखा निधि, ऑप्शन सी भारत की आकस्मिकता निधि, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री राहत कोष। इसका जवाब ऑप्शन बी है मैम। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या: भारत के लोक लेखे में पीएफ और लघु बचतें रखी जाती हैं। ये पैसा सरकार का नहीं होता, उसे वापस लौटाना होता है, इसलिए इसे निकालने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न 241। 1926 में सर रॉस बार्कर की अध्यक्षता में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ऑप्शन ए मैकॉले समिति, ऑप्शन बी एटनबरो समिति, ऑप्शन सी ली आयोग, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। मैम इसका उत्तर ऑप्शन सी है। वेरी गुड, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या: 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1926 में भारत में पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। प्रश्न 242। संविधान के अनुच्छेद 315(2) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कैसे की जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के सीधे आदेश द्वारा, ऑप्शन बी संबंधित राज्यों के राज्यपालों के आपसी समझौते द्वारा, ऑप्शन सी यदि संबंधित राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें तो भारत की संसद कानून बनाकर इसकी स्थापना कर सकती है, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। इसका आंसर है ऑप्शन सी मैम। शाबाश, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या: संयुक्त लोक सेवा आयोग एक वैधानिक संस्था है जिसे राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद द्वारा कानून बनाकर स्थापित किया जाता है। प्रश्न 247। कथन ए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कारण आर इन्हें पद से हटाने का अधिकार भी राज्यपाल के पास ही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है, ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। मैम हटाने का अधिकार तो राष्ट्रपति को है, इसलिए उत्तर ऑप्शन सी है। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या: कथन ए सही है कि नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन कारण आर पूर्णतः गलत है क्योंकि सदस्यों को कदाचार के आधार पर हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न 244। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ऑप्शन डी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मैम इसका जवाब ऑप्शन सी है। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या: अनुच्छेद 316 के अनुसार यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के लिए ये 6 वर्ष या 62 वर्ष है। प्रश्न 245। अनुच्छेद 319 के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात यूपीएससी का अध्यक्ष क्या कर सकता है? ऑप्शन ए किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ऑप्शन बी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद के लिए पात्र नहीं होता है, ऑप्शन सी चुनाव आयुक्त बन सकता है,
ऑप्शन डी पुनः यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। इसका उत्तर ऑप्शन बी है मैम। करेक्ट, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, अनुच्छेद 319 के तहत निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यूपीएससी का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद किसी भी सरकारी नौकरी या रोजगार के लिए पूरी तरह अपात्र होता है। प्रश्न 246, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री के प्रावधान के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए, उम्मीदवारों को बिना अनुभव के सीधे आईएएस बनाया जाता है। ऑप्शन बी, इसमें 15 वर्ष के अनुभव वाले बाहरी विशेषज्ञों को 3 से 5 वर्ष के अनुबंध पर वरिष्ठ पदों पर भर्ती किया जाता है। ऑप्शन सी, ये राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाती है। ऑप्शन डी, इसमें कार्यकाल को कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। मैम, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बहुत बढ़िया राहुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, लेटरल एंट्री के तहत निजी क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञों को 3 से 5 साल के अनुबंध पर वरिष्ठ पदों पर नियुक्त किया जाता है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न 247, यूपीएससी के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, भारत की संसद द्वारा। ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। मैम, इसका आंसर ऑप्शन बी है मैम। राइट, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, अनुच्छेद 318 के तहत यूपीएससी के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें तय करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। प्रश्न 248, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए, सर रॉस बारकर। ऑप्शन बी, एच.के. कृपलानी। ऑप्शन सी, आर.एन. बैनर्जी। ऑप्शन डी, सैयद रजा अली। मैम, इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, 1926 में प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आर.एन. बैनर्जी बने। प्रश्न 249, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक कार्य रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए, संसद को। ऑप्शन बी, कार्मिक मंत्रालय को। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री को। मैम, इसका आंसर ऑप्शन सी है मैम। एकदम सही, उत्तर ऑप्शन सी है। व्याख्या, अनुच्छेद 323 के अनुसार यूपीएससी अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। और आज के पहले हिस्से का अंतिम प्रश्न 250, 1854 में किसकी रिपोर्ट के आधार पर भारत में सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकॉले। ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। मैम, इसका जवाब है ऑप्शन बी मैम। शाबाश राहुल, उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या, 1854 में लॉर्ड मैकॉले की समिति की रिपोर्ट के आधार पर सिविल सेवाओं के लिए नामांकन की जगह खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पार्ट 5 में प्रश्न 201 से 250 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। जी मैम। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हमारे चैनल एग्जाम स्टैम्पर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं इसके अगले भाग में। धन्यवाद।